नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट बालकृष्ण, जो आज से आप सभी के लिए एक ऐसा विषय पढ़ाने जा रहा हूं जो कि आपकी इंग्लिश को बोलने ना कि केवल बोलने, उसके साथ साथ सीखने के लिए भी मदद करेगा। तो आइए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज टेंस की। ठीक है, टेंस। टेंस एक अंग्रेजी का ऐसा पार्ट है जिसके बिना पूरी अंग्रेजी अधूरी सी अर्थात बेजान सी होती है। टेंस अंग्रेजी का एक तरह से आत्मा बोल सकते हैं। ठीक है, टेंस टेंस का मतलब होता है कि समय, समय अर्थात काल। टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें समय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। समय, समय कितने प्रकार का होता है? तो समय बच्चों तीन प्रकार का होता है। वर्तमान काल जो चल रहा है, भूतकाल जो बीत गया है, भविष्य काल जो भविष्य में आने वाला है, जो भविष्य के गर्भ में है, जिसको हम लोग बोल देते हैं कल, आने वाला कल। ये हो गया भविष्य काल, बीत गया। ये भूतकाल जो चल रहा है, वर्तमान में जहां हम हैं जो चल रहा है उसको वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, हर टेंस के तीन प्रकार होते हैं। टेंस से देखो तीन प्रकार का होता है। अब हर टेंस का चार पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, प्रेजेंट के चार पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर इसी तरह सेम टू सेम पास्ट टेंस में जाएंगे। पास्ट टेंस के भी चार पार्ट होते हैं, यही सेम। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब उसके बाद बचा आपका परफेक्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में जाएंगे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात कर लें। वर्तमान में, जब वर्तमान में हम जी लेंगे, वर्तमान को समझ लेंगे, तो उससे हम रिलेट कर पाएंगे कि भविष्य में क्या, कैसे हमें भविष्य काल के टेंस कैसे बनाने और भूतकाल के कैसे टेंस बनाने। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ये देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, अब टेंस कई तरह हो गए। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान हम पहले सीखेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये टेंस किस पार्ट में आता है, प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का। तो और इसके बाद जब पहचान लेंगे कि प्रेजेंट का है, तो फिर प्रेजेंट में ये है कि हम ये कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है या प्रेजेंट परफेक्ट का है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके लिए कुछ नियम होते हैं जिन्हें पहचानने की विधि या पहचान कहते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हम हेडिंग डालेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, उसके बाद इसकी पहचान ये होती, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो वो वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का होता है। फिर से समझे पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वह वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का होता है। ठीक है, अब इसको बनाने की विधि जब हमने पहचान लिया तो अब इसको हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे, जिसको टेंस बनाना या सेंटेंस बनाना कहते हैं। इसके बनाने की विधि में जाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर यस या ईएस या अदर। अब आप लोग जैसे सब्जेक्ट, आप शायद मेरे हिसाब से आप सारे लोग सब्जेक्ट पहचानते होंगे। किसी भी वाक्य में जो कार्य करने का प्रमुख होता है उसको ही कर्ता या सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आपसे बोल दिया गया बीना खाना बना रही है। अब इसमें जैसे आपसे पूछ लिया गया इसमें कर्ता कौन है, तो जिस किसी भी वाक्य का हमें सब्जेक्ट अर्थात कर्ता नहीं पता हो तो उसमें कौन शब्द लगाकर उसका हम कर्ता पता कर सकते हैं। तो इसमें जैसे हम लगा देंगे कौन खाना बना रहा है।
तो इसका उत्तर क्या आएगा, इसका मतलब ये आएगा बीना खाना बना रही, तो इसका बीना जो हो जाएगी ये हो गई कर्ता अर्थात सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो आप समझ गए, सब्जेक्ट मतलब कर्ता हो गया। ठीक है, अब जैसे आपसे बोल दिया गया वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया। अब क्रिया क्रिया बहुत सारे लोग पहचान रहे होंगे, लेकिन कुछ लोगों को ये भी समझने में दिक्कत होती है। तो जैसे क्रिया पूछा गया, तो इसमें पूछ लिया गया बीना क्या कर रही है, तो बीना क्या कर रही है, खाना बना रही। तो इसमें पूछा गया बीना, अब इसकी जगह क्या कर देंगे, क्या कर रही है, तो बीना खाना बना रही, अर्थात क्रिया ये हो गई। खाना बनाना मतलब बना रही है, ये बनाना मीन्स कुक, खाना बनाने के लिए कुक होगा। वैसे वो बनाना केला वाला नहीं, ना मेक लिखेंगे ना बिल्ड लिखेंगे, यहाँ पे खाना बनाना अर्थात कुक लिखेंगे। ठीक है, तो बीना खाना बना रही है। अब इसमें आएंगे हम, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर से पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ये बीना खाना बनाती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो ती है लास्ट में आ रहा है, तो ये किस किस टेंस का वाक्य है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो अब इसके बनाने की विधि में जाएंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, बीना, तो सबसे पहले बीना की मीनिंग बनाएंगे, बीना। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्रिया इसमें क्या है, खाना बनाना मतलब पकाना, पकाना कुक हो गया। अब इसमें बोल रहा है यस या ईएस, तो कुक्स हो गया। ठीक है, बिना कुक्स अब क्या कर रही मतलब क्या पका रही है, तो खाना पका रही है, कुक्स द फूड। बिना खाना बनाती है, बिना कुक्स द फूड। ठीक है, अब जैसे दूसरा इसी में देख लेते हैं, सीता संगीत गाती है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सीता हो गया, सीता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गाना मीन्स वो गान मतलब क्रिया, वो गाना नहीं, सॉन्ग वाला नहीं, गाना, सिंग्स सॉन्ग, सिंग्स सॉन्ग, सिंग्स या द सॉन्ग कर दो। ठीक है, या केवल सॉन्ग कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सिंग्स द सॉन्ग। ठीक है, अब जैसे ये तो सिंपल हो गया। अब इसी में आपको निगेटिव मतलब नकारात्मक, जिसमें नहीं का उपयोग किया गया हो, उस टेंस को हम कैसे बनाएंगे, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब आप लिख लीजिए डू या डज, लेकिन ये तभी यूज होगी जब निगेटिव या इंट्रोगेटिव वाक्य आएगा। ठीक है, तो इसको हम अलग बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बोल दिया गया बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो इसका क्या बनाएंगे, इसका नियम ये हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट सबसे पहले, सब्जेक्ट, ओ सॉरी, सब्जेक्ट में इसमें ये हो गए बच्चे, तो चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन का या द चिल्ड्रेन कर दीजिए, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। अब इसमें बच्चे, एक बच्चे के बाद नहीं, बहुत सारे बच्चों की हो रही बात, तो इसमें डू लगेगा, डू नॉट रीड। अब इसमें डू या डच का उपयोग बताते हैं आपको। ठीक है, डू, डू मतलब बहुवचन, बहुवचन करता हो, या यू वी दे या समूह, इनके साथ डू का उपयोग होगा। डज, ही, शी, इट, और एक वचन
या नाम। राइटिंग पे मत जाइए बच्चों, ठीक है, समझने की कोशिश करिए, मेरा राइटिंग में हाथ थोड़ा सा तंग है। या नाम, इनके साथ डज का उपयोग करेंगे। डू मतलब बहुवचन करता, तो यहाँ पे मैंने डू क्यों यूज किया, द चिल्ड्रेन डू नॉट। डू मतलब बच्चे, एक बच्चे की बात नहीं हो रही कि बच्चा नहीं पढ़ता, ये नहीं बोला गया, इसमें बोला गया है बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो द चिल्ड्रेन डू नॉट रीड, ठीक है। और ये एक और नियम इसमें ये होता है, यस या यस केवल अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, जिसमें नहीं और क्या क्यों कैसे शब्द नहीं होते हैं, उसी में यस या यस लगाते हैं, अर्थात जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब इसी में इंट्रोगेटिव देख लीजिए, क्या तुम रामायण पढ़ते हो, ये लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर याद रखिएगा। तो अब देखो, जहां पर क्वेश्चन मतलब प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य की शुरुआत होती है, जहां पर प्रश्नवाचक वाक्य शब्द से वाक्य की शुरुआत होती है, वहां पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्या से शुरुआत है, अर्थात प्रश्नवाचक ये जो शब्द है इसी से वाक्य की शुरुआत हुई थी, क्या। और ये जो तुम है, तुम मैंने बताया था यू के साथ डू, तो डू यू रीड पढ़ना, रीड रामायण, डू यू रीड रामायण, ठीक है। ये फिर से आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। इसकी बनाने की विधि होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस। इसकी हेल्पिंग वर्ब केवल निगेटिव और अफर्मेटिव में प्रयोग करेंगे, जिसकी सहायक क्रिया होती डू या डज। इसका एक उदाहरण देखते हैं, सीता संगीत गाती है, सीता सिंग्स द सॉन्ग, ठीक है। इसका अफर्मेटिव ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम रामायण पढ़ते हो, डू यू रीड रामायण, ठीक है, दाने लगे। अब इसमें डू का प्रयोग बहुवचन करता, यू वी दे या कोई समूह हो गया, उसमें हम डू का प्रयोग करेंगे। डज, डज ही सी इट, और किसी का नाम हो गया एक वचन कर्ता के साथ हम डज का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है किसी कार्य की निरंतरता को बताना, अर्थात इसमें किसी कार्य के चलते रहने की अनुभूति होती है, वहीं पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, अर्थात कॉन्टिन्यूअस होता है, या तो वो प्रेजेंट होगा या पास्ट होगा या तो फ्यूचर। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हम सबसे पहले बात करेंगे, प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। फिर से सुनिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है, ठीक है। अब इसके बनाने की विधि फिर से हम पढ़ेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज लगाएंगे या तो एम लगाएंगे या तो आर लगाएंगे, ये अभी आपको हम समझाते हैं बाद में कि इज कहां लगेगा, एम कहां लगेगा, आर कहां लगेगा, ठीक है। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस अदर, अदर मतलब जैसे अभी मैंने बताया था कि क्या तुम रामायण पढ़ते हो, तो रामायण अदर शब्द में आ गया, वो ना ही क्रिया है ना ही करता है, तो इसी में जैसे बोल दिया जाएगा क्या तुम कानपुर जा रहे हो, तो कानपुर इसमें अदर शब्द में आ जाएगा, वो भी बाद में समझाते हैं, समझ जाएंगे आप। फिर इसके उदाहरण में आते हैं, मोहन खाना खा रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, मोहन इज ईटिंग, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट हो गया और प्लस आईएनजी, आईएनजी हो गया, ईटिंग द फूड, ये देखो अदर शब्द में फूड हो गया।
अब इसका फिर से एक उदाहरण देखते हैं, बिल्कुल क्लियर। सबसे पहले आपको बताते हैं इजेमार का उपयोग। इज इज एक वचन जिसको हम सिंगुलर बोल देते हैं, ठीक है। एक वचन कर्ता प्लस ही सी इट या नाम। इज अब हो गया एम, एम केवल आई अर्थात मैं के साथ यूज होगा, ठीक। आर, आर तो आप लोग समझते ही होंगे, बचे हुए अन्य कर्ताओं के साथ, जैसे बहुवचन हो गया, यू, वी, दे या समूह, समूह के साथ आर का उपयोग होगा। अब इसी से एक एक सेंटेंस देख लेते हैं। एग्जाम्पल, पुनीत कानपुर जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका नियम बनाने का फिर से देखेंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें? पुनीत, तो पुनीत की बनाएंगे, पुनीत। उसके बाद क्या है? इज एम आर, इनमें से कोई एक, ऑब्लिक मैंने लगाया है, समझना है आपको। तो इसमें क्या है? पुनीत, मैंने क्या बताया? इज एम आर ही सी इट या किसी का नाम, तो यहाँ पे नाम है, नाम का अर्थात एक वचन करता, पुनीत इज। अब इज तक हो गया, ये इज एम आर, ये काम खत्म। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या करा? जाना, तो गो। अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी लगाना है, तो गोइंग, गोइंग हो गया। कहां जा रहा है? टू, मतलब कहीं जाने पे टू लगता है। अब अदर, अदर में ये क्या आ जाएगा? जैसे कानपुर, कहां जाएगा? कानपुर, कानपुर। तो पुनीत कानपुर जा रहा है, पुनीत इज गोइंग टू कानपुर। अब इसी का निगेटिव हो जाएगा, पुनीत कानपुर नहीं जा रहा है, जैसे ये नहीं हो गया। तो पुनीत इज नॉट, यहां पे नॉट लगा देंगे, ये नॉट गोइंग टू कानपुर, बस सिंपल सा है। अब क्या मैं, इंट्रोगेटिव में आ रहा हूं, क्या मैं खाना खा रहा हूं? तो देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें सबसे पहले मैंने बताया था, किसी भी टेंस में हो जिसमें प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य की शुरुआत होती है, तो उसकी मीनिंग कभी नहीं लिखी जाती उस प्रश्नवाचक वाक्य शब्द की, उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो इसका मैं के साथ क्या मैंने बताया? एम, एम और आई खाना खा रहा हूं, तो ईट फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ईटिंग द फूड। क्या मैं खाना खा रहा हूं? एम आई ईटिंग द फूड, एम आई ईटिंग द फूड। अब इसी पे दूसरी तरह का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका प्रकार दिखा देते हैं आपको। देखिए, ये विस्तार की क्लास नहीं है, ये केवल एक रिवीजन और शार्ट शार्ट चार्ट के माध्यम से आपको कम से कम समय में पूरे 12 के 12 सेंटेंस एक ही क्लास में खत्म करवाने की विधि है। आपको विस्तार से पढ़ने के लिए कम से कम 12 दिन का समय देना होगा, बस इससे ज्यादा नहीं। 12 दिन में आपके पूरे टेंस मैं मजबूत करा दूंगा, बस केवल आपको समय देना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? अब इसमें बीच में आया है प्रश्नवाचक शब्द, तो प्रश्नवाचक शब्द की अब सबसे पहले स्पेलिंग बनेगी व्हाट, व्हाट। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, फिर सब्जेक्ट व्हाट आर यू
डूइंग। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग। तो फिर से हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिन हिंदी वाक्यों के अंदर में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इसको बनाने की विधि है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद अदर्स जो भी आएगा। इसका एक सिंपल उदाहरण देखते हैं। मोहन खाना खा रहा है, मोहन इज ईटिंग द फूड। इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। इज, इसका उपयोग एक वचनकर्ता के साथ ही, सी, इट और या किसी का नाम होता है उसके साथ एम, एम का मतलब मैं के साथ एम केवल यूज होगा, आई जिसको बोलेंगे। और फिर आर, बहुवचनकर्ताओं के साथ यू, वी, दे या किसी समूह के साथ हम आर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचानने की विधि में जाएंगे। इसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है या कौन सा परफेक्ट है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है आदि शब्द आते हैं वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। फिर से सुनिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसको बनाने की विधि में जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब ये हो जाएगी हैज या हैव, इनमें से एक लगेगी, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। सुनील पुस्तक पढ़ चुका है, सुनील हैज रीड द बुक, रीड रीड रीडन, रीड रेड रीड। एक सेकेंड, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तुम घर जा चुके हो, यू सब्जेक्ट हो गया यू। अब इसके बाद हैज या हैव लगेगा, यू बहुवचन है तो हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म, यू हैव गॉन हाउस, यू वेंट गॉन टू हाउस, एच ओ यू, यू हैव गॉन टू हाउस। अब फिर से देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है आदि शब्द आते हैं वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। इसकी बनाने की विधि सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर। इसका एग्जांपल हो गया तुम घर जा चुके, यू हैव गॉन टू हाउस। अब इसका निगेटिव देख लेते हैं। एक, राम राम कानपुर नहीं जा चुका है। तो इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट राम हैज नॉट गो वेंट गॉन टू कानपुर। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट राम, उसके बाद हैज या हैव की जगह हैज हो गया, और इसके बाद निगेटिव शब्द जो आएगा नॉट, नॉट, और फिर वही वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर, गॉन टू कानपुर। ठीक है, फिर से समझेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है या चुके हैं आदि शब्द आते हैं वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है।
इसके बनाने की विधि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर। तुम घर जा चुके, यू हैव गॉन टू हाउस। राम कानपुर नहीं जा चुका है, राम हैज नॉट गॉन टू कानपुर। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये है जहां पे कंटिन्यूअस शब्द लग जाए उसका मतलब ये हो जाता है किसी कार्य की निरंतरता, चलते रहने की अवधि को बताता है, उसकी अवस्था को बताता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये है कि किसी कार्य की निरंतरता को तो बताता ही है, उसके साथ उस कार्य के प्रारंभ होने का भी समय दिया गया होता है, उसकी व्याख्या दी गई होती है। वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसको समझने के लिए हम पहचान देखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हूं आदि शब्द आते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हूं आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इसके बनाने की विधि देखेंगे। सब्जेक्ट इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैज, हैव, हैज या हैव प्लस बीन, हैज या हैव प्लस बीन, बीन मैंडेटरी है, सब पे लगेगा, ये आवश्यक है। सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर, ठीक है। तो अब इसका उदाहरण देखें। तुम 2 घंटे से बोल रहे हो, तो देखो रहे हो, इसमें रहे हो शब्द आया, ये रहे हो, और इसमें 2 घंटे से मतलब कार्य चल भी रहा है, मतलब बोल रहे हो, मतलब अभी बंद नहीं किया, अब भी आप बोल रहे हैं, सॉरी। 2 घंटे से तो मतलब कार्य जब प्रारंभ हुआ 2 घंटे से वो बता रहा है, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया किस 2 घंटे से, पिछले 2 घंटे से या कौन से 2 घंटे से। तो एक चीज और समझना है आप लोगों को, देखो सिंगुलर के साथ हैज है और प्लूरल के साथ हैव, वो तो आप समझ ही गए होंगे। इसमें सिंस और फॉर में बच्चे कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। तो सिंस, सिंस का मतलब होता है निश्चित समय, निश्चित समय, जैसे 9 बजे से 10 नवंबर से, पिछले साल से, या पिछले घंटे से, इस तरह बोला जाए तो उसमें सिंस लगता है, अर्थात एक निश्चित हो गया, जैसे निश्चित हो गया पिछले सप्ताह से या सोमवार से, तो ये एक निश्चित होता है। अब इसमें जैसे बोल दिया गया 2 घंटे से, तो इसमें अनिश्चित हो गया, ये कौन से 2 घंटे किसी को नहीं पता, अनिश्चित समय, 2 घंटे, 1 साल, इसमें पिछले शब्द यूज नहीं किया, तो 1 साल, 1 महीना, 1 सप्ताह, 1 घंटा, 1 मिनट से, तो इसमें जब तक निश्चितता ना हो समय की, वहां पर हम फॉर का उपयोग करते हैं, अजान निश्चित हो जाए वहां पर हम सिंस का उपयोग करते हैं, सिंस, ठीक है। तो अब इसी के हिसाब से एक उदाहरण आपको दिखाएं। तुम घर जा चुके, सॉरी, तुम 2 घंटे से बोल रहे हो, तो यू, इसके बाद हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, यू हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब फिर इसका एक उदाहरण देख लेंगे। ललिता 6 बजे, आप लोग मेरी राइटिंग पे मत जाना बच्चों, बजे से खाना पका रही है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ललिता, अब ये हैज है या हैव इसमें आएगा तो सिंगुलर है, अर्थात एक वचन या किसी का नाम, तो इसमें ललिता हैज, अब इसमें बीन आ जाएगा, बीन, हैज बीन, उसके बाद हेल्पिंग, वो सॉरी वर्ब कुक, कुक मीन्स पकाना, अब इसमें आईएनजी कुकिंग द फूड। अब इसके बाद
इसमें 6 बजे निश्चित समय दिया गया है, तो इसमें फिर निश्चित समय के हिसाब से सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, तो सिंस लगेगा। तो इसमें सिंस कुकिंग द फूड, सिंस 6 ओ ऐसे लिखेंगे, क्लॉक CLOC, ठीक है। ललिता हैज बीन कुकिंग द फूड सिंस 6 o'clock, 6 बजे से ललिता खाना बना रही है, ठीक है। तो फिर से हम रिपीट करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, से रही है, से रहे हों आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इसके बनाने की विधि में जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस सिंस या फॉर लगाते हैं। उसके बाद अदर्स, अदर्स में कुछ भी हो सकता है, क्लॉक हो गई जिसे। अब तुम 2 घंटे से बोल रहे हो, यू हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 hours, ठीक है। ललिता 6 बजे से खाना पका रही है। ललिता हैज बीन कुकिंग द फूड सिंस 6 o'clock, ठीक है। तो इस तरह आपका प्रेजेंट टेंस पूरी तरह से समाप्त होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अब हम लोग आएंगे पास्ट टेंस पे। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल जो बीत चुका है। पास्ट टेंस की शुरुआत पास्ट इंडिफिनिट से होगी, फिर आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह फिर फ्यूचर टेंस आएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले तो हाँ दोस्तों, आते हैं फिर से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। पास्ट टेंस में आते हैं, पास्ट टेंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको पहचान विधि है था, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे, गया, आदि शब्द आते हैं, जिन हिंदी वाक्यों में था, थी, थे, गया आदि शब्द आते हैं, तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। इसके बनाने की विधि में जाएंगे। इसके बनाने की विधि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस अदर्स। वर्ब की सेकेंड फॉर्म इसमें यूज होगी। वर्ब 3 प्रकार की होती है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस अदर्स। और जैसे निगेटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब इसकी डिड यूज होगी, डिड, ठीक है। तो जैसे मैं घर गया, आई वेंट होम, मैं घर गया। अब इसका एग्जाम्पल जैसे आपको क्लियर समझाते हैं। राम कानपुर से आया, ठीक है। इसमें राम सब्जेक्ट हो गया, इसके वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आना, कम, केम, कम। तो देखो कम, केम, कम, तो ये थर्ड फॉर्म हो गई। तो इसी को हम फिर से राम कम केम कम, ये थर्ड है एक तरह की वर्ब की थर्ड फॉर्म। राम के कम फ्रॉम, कहां से, कानपुर से, कम फ्रॉम कानपुर। किसी शहर या किसी हॉली पुस्तक, प्रसिद्ध इन चीजों का पुस्तक, जैसे पवित्र पुस्तक हो गई, या किसी शहर या कहीं का नाम होता है तो उसका कैपिटल लेटर से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे, गया, आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। इसको बनाने की विधि में जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर। निगेटिव में इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड उपयोग होगी और इंटरोगेटिव में भी डिड का उपयोग करेंगे। इसका एक उदाहरण देखते हैं। मैं घर गया, आई वेंट होम। तो
गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन होता है तो सेकंड फॉर्म की बात हो रही तो इसमें ना ही गो लगेगा और ना ही गॉन लगेगा, तो आई वेंट होम। ठीक है, अब इसी का एक उदाहरण ये हो गया, राम कानपुर से आया। राम कम केम कम, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, देखने में तो फर्स्ट फॉर्म की तरह है, कम केम कम फ्रॉम कानपुर। ठीक है, अब इसी का इसके बाद आएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी का दूसरा पार्ट होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने की विधि या पहचान के नियम, पहचानने के लिए इसमें सबसे पहले जिन हिंदी वाक्यों के अंत में हमें ये देखना है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। फिर से देखा, देखिए ध्यान से, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इसको बनाने की विधि में जाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इसकी वाज या वेयर हो जाएगी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद अदर्स हो जाएगा। ठीक है, इसका उदाहरण एक देखते हैं, वे टीवी देख रहे हैं, तो सब्जेक्ट हो गया दे और ये बहुवचन है तो दे वेयर, वॉच मीन्स देखना प्लस आईएनजी, वाचिंग टीवी, दे वाचिंग टीवी। अब जैसे दीपक खाना खा रहा था, तो इसका हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट दीपक, दीपक, उसके बाद वाज हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब खाना, खाना मतलब क्रिया, ईट, खाना निकलना, तो ईट हो गया प्लस आईएनजी, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई, ईटिंग द, क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, ईटिंग द फूड, तो सब्जेक्ट हो गया, वाज हो गया, वाज या वेयर की जगह एक ही उपयोग होगा, तो यहाँ पे वाज आने के चांस हैं। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट हो गया ये, प्लस आईएनजी, तो आईएनजी ये लगा दिया, तो ईटिंग हो गया, अदर्स ईटिंग द फूड। ठीक है, तो फिर समझेंगे इसको, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इसको पहचानने के विधि में जाएंगे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर्स, वे टीवी देख रहे थे, दे वेयर वाचिंग टीवी, और दीपक खाना खा रहा था, दीपक वाज ईटिंग द फूड। ठीक है, अब इसके बाद आएंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानने के नियम या विधि या तरीका, पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पहचानेंगे जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं इत्यादि, तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आए, वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने के नियम, ये बहुत ही सरल टेंस है। देखो, सब्जेक्ट प्लस एक ही इसमें हेल्पिंग वर्ब है, प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स, इसमें वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म का उपयोग करना होगा। उसके बाद जैसे इसका उदाहरण देखेंगे, हम स्कूल से आ चुके थे, तो सब्जेक्ट वी हैड हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम केम कम फ्रॉम स्कूल, वी हैड कम फ्रॉम स्कूल, तुम घर से जा चुके थे, जैसे हो गया तुम घर से जा चुके थे, इसका हम देखेंगे, यू हैड गो वेंट गॉन, यू हैड गॉन फ्रॉम होम, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर्स में फ्रॉम होम हो गया, तुम घर से जा चुके थे। तो सब फिर से देखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको पहचानने के तरीके ये हैं, इन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य परफेक्ट
पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। इसके बनाने के नियम में जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स। हम स्कूल से आ चुके थे, वी हैड कम फ्रॉम स्कूल। तुम घर से जा चुके थे, यू हैड गॉन फ्रॉम होम। ठीक है, अब इसके बाद हम आएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये पास्ट टेंस का आखिरी पड़ाव या अंतिम चरण है, आखिरी टेंस है पास्ट टेंस का। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें किसी कार्य के चलते रहने की, शुरू होने की अवधि बताई गई होती, अवस्था बताई गई होती। से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसको बनाने के लिए, इसके बनाने की विधि में जाएंगे या नियम पे जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाएंगे। ये एग्जैक्ट नियम रहेगा, हर एक सेंटेंस पे यही चलेगा, इसमें बदलना नहीं है कुछ। वह 3 घंटे से नहा रही थी, तो वह 3 घंटे से नहा रही थी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट सी हैड बीन, और फिर क्या बोला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाथ, बाथ हो गया, उसके बाद प्लस आईएनजी। सी हैड बीन बाथिंग फॉर 3 आवर्स। ठीक है, वह 3 घंटे से नहा रही थी। तो फिर से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिन हिंदी वाक्यों के अंदर में से रहा था, से रही थी, से रहे थे, सब इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस प्लस फॉर। वह 3 घंटे से नहा रही थी, सी हैड बीन बाथिंग फॉर 3 आवर्स। देखो, टेंस सीखने का सबसे आसान और अच्छा तरीका क्या है कि आपको बहुत ज्यादा मीनिंग से याद करने में, बहुत ज्यादा का मतलब एक दिन में बहुत सारी नहीं, प्रतिदिन आपको 10 से 15 मीनिंग लिखनी है, उन्हीं को याद करनी। एक रफ कॉपी बना लीजिए जिसपे आप ये चार्ट भी बना लेंगे, और उसके बाद उसमें प्रतिदिन 15 मीनिंग लिखिए, उसको सुबह सुबह याद करिए और सुबह सुबह ये चार्ट भी देखिए। और इंग्लिश एक सब विषय नहीं है, इंग्लिश क्या है, विषय नहीं है, इंग्लिश एक भाषा है। और किसी भाषा को सीखने का सबसे आसान तरीका क्या होता है पता है आपको? किसी भी भाषा को सीखने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि उसकी लगातार आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के साथ आपको धैर्य बना के रखना होगा, क्योंकि कोई भाषा एक दिन में नहीं आता है। और भाषा सीखने के लिए आपको समय चाहिए। अगर आप समय दे पाते हैं और हमसे जुड़े रहते हैं, तो केवल और केवल आपका थोड़ा सा समय लगेगा, आप इंग्लिश के एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बल्कि आप मास्टर हो जाएंगे, मास्टर। लेकिन उसके लिए आपको समय चाहिए और हमसे जुड़े रहना होगा, और धैर्य के साथ प्रैक्टिस भी करना होगा। जो हम बताएंगे वो करना पड़ेगा, और बहुत इंग्लिश को हवा नहीं समझना है। इसके लिए आपको प्रतिदिन निरंतर यही प्रैक्टिस करना है और 10 से 15 माने याद करनी है। इसके बाद जो चीज दी जाएगी होमवर्क वो करिए, और एक दो सेंटेंस हम देंगे, आप लोग सेंटेंस बनाएंगे। उसके बाद घर पे कोई ना कोई एक प्रैक्टिस बुक रख लीजिए, उससे बनाइए। नहीं तो हम इसमें, अब इस क्लास के बाद हम प्रतिदिन एक टेंस एक दिन में किया करेंगे, तो अर्थात 12 दिन में आपके पूरे के पूरे 12 टेंस कंप्लीट करा देंगे। इतने इसमें सेंटेंस हम बनवाएंगे, इतने सेंटेंस प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको अलग से कहीं बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल आपको इसमें प्रैक्टिस करनी होगी और जो बताएंगे उतना करना होगा। ठीक है, तो अब क्या बचा, देखो आपका प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, अब बचा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस के बारे में आपको बताते हैं, आइए। हाँ, तो दोस्तों आते हैं फ्यूचर फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस का सबसे पहले शुरुआत करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से शुरू करने के लिए उसको पहचानेंगे हम। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसे बनाने की विधि में जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल, विल या सेल, विल या सेल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो विल सेल का क्या है? विल, अब विल तो अब सब में यूज कर सकते हैं। पहले सेल का था कि वी मतलब हम, मैं मतलब आई और वी के साथ हम सेल का उपयोग करते थे। लेकिन आधुनिक समय में कुछ वैज्ञानिकों ने, या बोला जाए अंग्रेजी के फिलोसफर लोगों ने,
इसका एक तरह से चलन से खत्म कर दे, इसको सर्वमान्य, विल को सर्वमान्य कर दिया गया है। आप किसी के भी साथ विल का उपयोग कर सकते हैं, वो सेंटेंस आपका गलत नहीं माना जाएगा। और प्राय आई और वी के साथ आप शैल भी लगाते हैं तो आपका सेंटेंस पूर्णतया सही माना जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हम बाजार जाएंगे, वी विल गो टू मार्केट। ठीक है, सब्जेक्ट वी विल, देखो हमने हम के साथ विल भी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, वी विल गो टू मार्केट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फिर से देखेंगे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। इसको बनाने की विधि में जाएंगे, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हम बाजार जाएंगे, वी विल गो टू मार्केट। अब आएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएंगे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आदि शब्द आते हैं वह वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। इसको बनाने की विधि में जाएंगे, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसमें सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी, जितने भी कॉन्टिन्यूअस जहां जहां लग जाएगा वहां पे आईएनजी लगना ही है, आपको इतना रखना है। ये 60 ट्रिक है, इसको माइंड में बिठा लीजिए। जैसे कोई भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ऐसे इसमें देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जहां जहां कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार शब्द लग जाए वहां पर आपको ये याद रखना है कि वहां पर आईएनजी लगाना ही है हमको, चाहे वो निगेटिव हो, अफर्मेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। तो फिर से देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसका एक उदाहरण देखेंगे, वह फुटबॉल खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग द फुटबॉल। तो देखो सब्जेक्ट हो गया ही, विल बी और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग द फुटबॉल, ये अदर शब्द में आ जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वह फुटबॉल खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग द फुटबॉल। अब आएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। जिसको बनाने की विधि में जाएंगे, सब्जेक्ट प्लस विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेंगे। आपको हम बार बार एक ही बात बताते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है। देखो यूपी बोर्ड की डेट अनाउंस कर दी है गवर्नमेंट ने, ये आपके फरवरी 2025 में होने हैं, आप चाहे 10वीं में हो चाहे 12वीं में, आपके लिए अत्यंत ही कम समय बचा है, और 9वीं और 11वीं के बच्चों के लिए तो अभी बहुत समय है। फिर भी आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका यूपी बोर्ड का जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट जाएगा, जिसके लिए अभी से आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। और जिसका अभी 25 में लगा है यूपी बोर्ड, तो उनको क्या करना है, प्रतिदिन कम से कम 15 अलग अलग मीनिंग प्रतिदिन लिखना है। एक रफ कॉपी ले लीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप अच्छी और महंगी कॉपी लीजिए, एक रफ कॉपी ले लीजिए 20 रुपए वाली, उसमें 15 मीनिंग लिखिए और प्रतिदिन उनको बोल बोल के लिखना है, बोलना है, याद करना है, मीनिंग के साथ उनकी फॉर्म भी लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, इतना प्रतिदिन करिए। 15 मीनिंग, 15 मीनिंग आप कक्षा चाहे 9 में हो या 10 में या 11 में या 12 में, सबको करना है। 15-15 करेंगे, आपके पास 2 महीने का समय, 2 महीने में आपकी बहुत सारी मीनिंग याद हो जाएंगे, 4-4-8 1000 मीनिंग। इसके ऊपर नहीं आएगा क्वेश्चन, इसी से सारा पेपर फंस जाएगा। और इसको इंग्लिश को सीखने का सबसे आसान तरीका है, ये भाषा है एक तरह की, जितना आप मीनिंग अर्थात जितने इसके अर्थ पता होंगे उतना ही आप बोल पाएंगे, उतना अच्छे से लिख पाएंगे, उतना अच्छे से समझ पाएंगे, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस प्रतिदिन आवश्यक है। और मैंने 3 चार्ट बनाए, तीनों चार्ट आपके एक रफ कॉपी में बने होने चाहिए या फेयर कॉपी में कहीं भी बना लीजिए, नोट्स बनाना आवश्यक है। उसके बाद उसको प्रतिदिन 10 से 15 मिनट आप देख लीजिए, ठीक है, और नोट्स बनाते चलेंगे। ये मैंने केवल शॉर्ट ट्रिक में बताया, आपको एक चार्ट के माध्यम से कम समय में पूरे टेंस रिवीजन कैसे करें इसको बताने की कोशिश की। अब जैसे आपको किसी को बेस से बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल ही टेंस नहीं आ रहा, वो डरता है, टेंस कोई हवा चीज नहीं, उसको समझने के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना होगा, समय देना होगा। मात्र 12 दिनों में आपका टेंस का दर
डर जो है पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। एक टेंस प्रतिदिन एक टेंस का एक पार्ट एक दिन में खत्म करेंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस से शुरू करेंगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट की शुरुआत करेंगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ही केवल मात्र एक दिन में खत्म करेंगे। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे करके प्रतिदिन एक एक टेंस खत्म करेंगे। मात्र 12 दिन का आप लोग समय लीजिए। जिसको एक भी नहीं आता टेंस, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, वो केवल इससे रिवीजन करे और उसके बाद जो बता रहे हैं मीनिंग से याद करे, उससे आपका हो जाएगा। फिर से हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जिन हिंदी वाक्यों के अंदर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं, वो वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। इसको बनाने की विधि सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो वे काम पूरा कर चुके होंगे, ठीक है, चुके होंगे आ गया। अब सब्जेक्ट दे विल हैव कंप्लीट, कंप्लीट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड कर दिया गया, द वर्क। दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएंगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें मैंने बताया था जहाँ कॉन्टिन्यूअस लगेगा वहाँ आईएनजी जरूरी है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे कार्य प्रारंभ होने की अवधि भी दी गई होगी। से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। इसको बनाने की विधि में आएंगे, अर्थात फार्मूला में आएंगे, ठीक है। फार्मूला समझेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, मतलब सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी और सिंस या फॉर का उपयोग करते हैं। सिंस मतलब निश्चित समय, फॉर अनिश्चित समय, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हो गया आई, मतलब इसमें देखो पहले उदाहरण पढ़ेंगे। मैं 5 साल से पढ़ रहा होऊंगा, होऊंगा बोला गया, इसमें रहा होगा, होऊंगा, होगा, ये हो गया, ठीक है। रहा हूँ से पढ़ रहा हूँ, तो मैं 5 साल से पढ़ रहा हूँ। तो इसके लिए देखो नियम, सब्जेक्ट आई विल हैव बीन, यहां तक हो गया। उसके बाद क्या बोला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां तक हमने लिख दिया, ये रीड हो गया, ठीक है। रीड प्लस आईएनजी, तो इसमें आईएनजी के लिए नियम बताया गया तो ये आईएनजी लगा दिया, ठीक है। आई विल हैव बीन रीडिंग, इतना हो गया। फॉर, अब सिंस या फॉर का उपयोग करना है तो ये 5 साल से, ये तो नहीं बताया गया पिछले 5 साल की, अगले 5 साल, या कौन से 5 साल, या सन दिया गया होता तो सिंस लगाते। और जब ये अनिश्चित है लेकिन ये पता है कि 5 साल, तो ये अनिश्चित में आएगा तो रीडिंग फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल से पढ़ रहा होऊंगा। फिर से एक नजर मारेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। इसके बनाने के नियम होते हैं सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके साथ सिंस या फॉर का उपयोग होता है। इसका एक प्यारा सा उदाहरण आप देख लीजिए, मैं 5 साल से पढ़ा रहा होऊंगा। आई विल हैव बीन रीडिंग फॉर 5 ईयर्स। अब जैसे दे दिया जाए, तुम 6 बजे से सो रहे होगे। इसको आप लोग बनाइए, फिर हम बताते हैं। पहले आप लोग ट्राई करिए बना के, बनाइए। बन गया। देखिए फॉर्मूला के हिसाब से चलना है। सब्जेक्ट यू, उसके बाद क्या बोल रहा है, वी विल हैव बीन, यू विल हैव बीन। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सोना, स्लीप, स्लीप प्लस आईएनजी स्लीपिंग
अब सिंस या फॉर, अब इसमें बजे 6 बजे दिया है, निश्चित होता है बजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त बालकृष्ण, जो लाया हूं आप सभी के लिए अंग्रेजी का ऐसा टॉपिक जो आपकी अंग्रेजी को स्ट्रांग बनाने के साथ साथ आपकी अंग्रेजी को अत्यंत ही मजेदार कर देगा। हम बात करने वाले हैं आज टेंस के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हमारी यही गुजारिश रहेगी कि हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे आपको विषय वस्तु अच्छे से समझ में आए। तो आइए देखते हैं टेंस। टेंस टेंस मतलब काल होता है। काल अर्थात समय। वाक्य का सबसे आवश्यक अंग। अब टेंस के बारे में जानते हैं। जो वाक्य का सबसे आवश्यक अंग होता है वो होती है क्रिया। क्रिया मतलब वर्ब। टेंस की परिभाषा है, वाक्य का सबसे आवश्यक अंग क्रिया होती है। इसके बिना वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलता। वर्ब किसी वाक्य में किसी कार्य के होने या करने का बोध कराती है। जो क्रिया होती है किसी वाक्य में कार्य का होने या करने का बोध कराती है। वर्ब के जिस रूप से समय का बोध होता है, वर्ब के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे ही टेंस कहते हैं। अर्थात कोई भी क्रिया किसी कार्य के समय जिस समय के होने का बोध कराता है उसे ही टेंस अर्थात काल या समय कहते हैं। टेंस टेंस के 3 भाग होते हैं। टेंस 3 प्रकार का होता है। आप सभी लोगों में से दोस्तों कई लोग तो जानते भी होंगे। तो सबसे पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होगा पास्ट, तीसरा होगा फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, जो अभी चल रहा है। हम क्लास कब ले रहे हैं? प्रेजेंट में ले रहे हैं, वर्तमान में ले रहे हैं। पास्ट भूतकाल, जो बीत चुका है। भूतकाल जो बीत चुका है मतलब पिछले दिन, आज जैसे बृहस्पतिवार है तो पिछले दिन बुधवार था। और पिछले दिन मैंने मास्टर क्लास ली थी जैसे टेंसों की, एक ही क्लास में सारे टेंस मैंने समझाए थे, वो भी चार्ट के माध्यम से। अब फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। भविष्य काल, भविष्य काल का मतलब होता है आने वाला समय या कल के बारे में बताया जाए, वो भविष्य काल होता है। टेंस टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं, इनके 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 तीनों के, अर्थात इन तीनों के 4 भाग और भाग होते हैं। राइटिंग थोड़ा दोस्तों हमारी कंप्रोमाइज करिए, राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अर्थात इन तीनों के 4 4 भाग और होते हैं। इसके बाद इन तीनों के 4 4 भाग और होते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट, चलो जगह कम है तो डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, उससे रिलेट कर देंगे। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, और चौथा होगा
परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन तीनों के अलग अलग चार चार भाग हो गए। जैसे अब प्रेजेंट की हम बात करेंगे तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर से देखिए, टेंस तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर एक टेंस के बारे में हम बात करेंगे और मतलब इसका तीनों टेंस के अलग अलग चार चार भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, वर्तमान समय में बात करेंगे, उसके बाद हमें भूतकाल समझने में आराम रहेगा और भविष्य काल भी हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट काल में आएंगे। प्रेजेंट काल के चार पार्ट होते हैं, मैंने बताया कि इन तीनों के चार चार होते हैं, तो प्रेजेंट के भी चार होंगे। तो प्रेजेंट से शुरुआत करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो भी पूरी तरह से डिटेल में। ठीक है, और आपकी अपनी भाषा में, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए डिटेल। और साथ में नोट्स बनाते जाइए, नोट करते जाइए। इतना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, जहां पे आपको समस्या हो जरूर बताएं। ठीक है, कमेंट में दोबारा हम फिर से वो बता देंगे। तो शुरू करेंगे यहां से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिसको अब वर्तमान में इसको इंडेफिनिट ना कह करके प्रेजेंट सिंपल, इंडेफिनिट को हम सिंपल बोल देते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, बहुत जगह लिखा मिलेगा आपके बुक्स में, शायद हो सकता है दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस। टेंस आगे लिख देंगे, चलो लिखे दे रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। फिर से समझिए, प्रेजेंट वर्तमान हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल साधारण, वर्तमान साधारण वाक्य, वर्तमान साधारण वाक्य। अब इसको हेडिंग तो हमने पढ़ ली। अब इसके बाद हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या कौन सा टेंस है। तो इसकी पहचान हेडिंग डालिए, पहचान। जहां आपको समझ में ना आए तुरंत बताइए। ठीक है, पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या जिस वाक्य के अंत में या जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। अर्थात जिसमें किसी कार्य का होने या करने का बोध होता है वर्तमान में, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। फिर से समझिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हैं आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। लिखेंगे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हैं आदि शब्द आते हैं, तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का
होता है, या इसी को सिंपल इंडिफिनिट सिंपल प्रेजेंट बोल देते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि अब वर्तमान में यही चलाना है। देखिए नोट करिए, आप लोग नोट करिए। हो गया, ठीक है। अब इसको बनाने का नियम लिखेंगे। नियम, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया मुख्य क्रिया प्लस कर्म, इतना होता है। और इसके साथ साथ और कई छोटे छोटे इसके साथ नियम लगेंगे, जिसके बाद ही आप सही सेंटेंस बना पाएंगे। इतना तो मेन स्ट्रक्चर होता है, बेसिक, जिसको बेसिक बोल देते हैं। तो इसको पहले हम समझेंगे, ठीक है। अब इसका नियम नंबर फर्स्ट देखिए। ही, शी, इट, या एक वचन जिसको सिंगुलर बोल देंगे, कर्ता या किसी का नाम, सॉरी आपकी भाषा में लिखेंगे, किसी का नाम और थर्ड पर्सन आने पर क्रिया के साथ यस या ईएस लगाते हैं, ठीक है। ही, सी, इट या एक वचन कर्ता अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट, और या किसी का नाम हो या थर्ड पर्सन हो, वहां पर वर्ब के साथ यस या ईएस लगाते हैं। देखो ही, सी, इट आप समझ सकते हैं, और किसी का नाम समझ सकते हैं, एक वचन कर्ता भी समझ सकते हैं। लेकिन जब थर्ड पर्सन समझने में शायद आप लोगों को दिक्कत हो रही। थर्ड पर्सन का मतलब जैसे बोल दिया गया कि तुम्हारी माताजी खाना बनाती हैं, तो तुम्हारी एक तुम बहुवचन हो गया, लेकिन माताजी, तुम्हारी माताजी अर्थात आपकी बात नहीं, आपकी माँ जी की बात हो रही, तो तुम्हारी माताजी जो हो जाएंगी, इसमें वो थर्ड पर्सन हो जाएंगी। तो फिर से समझेंगे नियम। ही, सी, इट या एक वचन कर्ता के साथ थर्ड पर्सन के साथ आने पर क्रिया के साथ यस या ईएस लगाते हैं। इसको नोट करिए, फिर उसके बाद ऊपर से फिर से बताएं दूसरा नियम।
दूसरा नियम, आई वी यू दे या बहुवचन अर्थात प्लूरल नंबर, प्लूरल सब्जेक्ट अर्थात बहुवचन कर्ता के साथ यस या ईयस नहीं लगाते हैं। ठीक है, आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस नहीं लगाते हैं। अब यस या ईएस लगाने का नियम मैंने बता दिया। अब इसके साथ एक चीज और आप लोगों को समझनी होगी, जो क्रिया वर्ब होती है उसका बेस फॉर्म या जो मेन फॉर्म होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। प्लूरल मतलब बहुवचन होता है, जिसको एक वचन बनाने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में यस या ईएस लगाकर उसमें परिवर्तन करते हैं, जिसके बाद वो सिंगुलर में आ जाता है। तो किसी क्रिया या वर्ब, किसी भी क्रिया या वर्ब का जो बेस फॉर्म, मेन फॉर्म जिसको बोलते हैं बेसिक, वो हमेशा प्लूरल होता है। उसमें यस या ईएस लगाकर उसमें हम परिवर्तन कर देते हैं, जिसके बाद वो सिंगुलर या एक वचन कर्ता बन जाता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब इसमें आपको कंफ्यूजन ये होगा कहाँ यस लगाना है, कहाँ एस एच लगाना है। तो नियम नंबर 3 में लिखेंगे, जिन वर्ब्स के अंत में ओ एस एच सी एच एक्स आ जाए तो वहां ईएस लगाते हैं। ईएस केवल नहीं लगाएंगे, वहां पर ईएस लगाते हैं। जिन वर्ब के अंत में ओ एस एच सी एच एक्स आ जाए वहां पर ईएस लगाते हैं। जिन वर्ब्स, जिन क्रियाओं के अंत में एस एच ओ सी एच एक्स डबल एस छूट गया, हाँ डबल एस आ जाए वहां पर ईएस लगाते हैं। जैसे उदाहरण में हम देख लेंगे, गो, गो में क्या लगाना है, यस लगाना है या ईएस, तो मैंने क्या लिखा है ओ, ईएस लगा देंगे, अर्थात क्या बन जाएगा गोज। ठीक है, अब इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेंगे। वास, वास मीन्स धोना। अब इसमें एस एच है तो इसमें ईएस लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वासेस। ठीक है, जिन वर्ब के अंत में ओ एस एच सी एच एस एस एक्स आ जाए वहां पर ईएस लगाते हैं और अन्य बहुवचन के साथ। इतना हो गया। और जो भी प्लूरल नंबर आई वी यू दे उसके साथ एस या ईएस कभी नहीं लगाते हैं।
ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण। तुम नदी में तैरते हो। यू स्विम, स्विम मीन्स तैरना, इन द रिवर। और टेंस समझने और बनाने के लिए सबसे आसान तरीका पता है क्या है? इसके लिए आप सभी को